गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि JMS बाय विजय सर की ओर से आपको प्रणाम एवं नमस्कार। हम लोगों ने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसी है 19,220, कितनी 19,220 जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, उसका नाम है चाणक्य बैच। ठीक है, चाणक्य बैच में जो हमारा सबसे पहले विजन है, तो सबसे पहले विजन रहेगा कि हम आपको सबसे पहले जो सिलेबस है सिलेबस उसका डिस्कशन कराएंगे जो हो चुका है। आप इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर JMS बाय विजय सर पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा विजन है कि हम उसमें क्या करवाएं, PYQ करवाएं, क्योंकि अगर हमने सिलेबस पढ़ लिया है तो पहले हमें इतना निश्चित तो कर लें कि क्वेश्चन वास्तव में PYQ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिलेबस से आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। तो हमने क्या करवाएंगे, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। जब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बैच के जो बेसिक लेक्चर स्टार्ट होते हैं वो। इसमें मैं आपको जीके और जीएस दोनों के जो सब्जेक्ट हैं, मतलब कि यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके बाद करंट अफेयर्स, इसके बाद जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो, और लूसेंट के जो पीछे वाले पेज हैं वो, उन सब का क्या करवाऊंगा, बारी बारी से उसका अध्ययन होगा। और जो टॉपिक इसमें आपके एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, मतलब कि मानवाधिकार हुआ, कानून हुआ कुछ, और इसके बाद जो अपराध नियंत्रण के लिए है, सोशल मीडिया है, इस प्रकार के जो टॉपिक दिए गए हैं उनका भी डिस्कशन पूर्णतः अच्छे से होगा। और जो चीजें आपको दी जाएंगी वो बहुत ही शानदार और गुणवत्तापूर्ण दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा विजन है और इसी विजन पर हमें जीएस में काम करना है। मैं जीएस का बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो जीएस का जो पार्ट है हमारे पुलिस में, अगर क्वेश्चन आते हैं 150 तो उसमें से कम 36 से लेके 38 क्वेश्चन किससे आते हैं, जीएस से आते हैं। अगर 36 क्वेश्चन भी आ रहे हैं या 38 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 6 दूनी होते हैं 12 और 3 दूनी होते हैं 6 1 7 72, मतलब कि 72 से लेके 76 नंबर का कहां से मिल जाएंगे, जीएस से मिल जाएंगे। जीएस आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसको दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपको जरूरी है कि हम जीएस को भी बहुत शानदार ढंग से करके जाएं। ठीक है, तो इसके अब हमारा पहला जो लेक्चर था PYQ का वो हमने अपलोड कर दिया है। यह जो लेक्चर रहेगा जी हमारा रहेगा 23 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ था उसका है, और शिफ्ट नंबर 2 है, और पार्ट इसमें क्या है, सिर्फ जीएस के क्वेश्चन ही हैं, और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो लगभग 38 to 40 के समथिंग रहेंगे। ठीक है, अब बिना कुछ टाइम खर्च के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपको इसका जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और कमेंट करें, साथ में दूसरों को शेयर भी करें। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में आपको इसकी जो पीडीएफ है जो डिस्कशन होगा उसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस पर आपको मिल जाएगी। तो मैं जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन है एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब एनपीए का हमें क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है इसमें। ठीक है, क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है कि एनपीए क्या होता है। एनपीए दोस्तों, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ये हुई क्वेश्चन की बात जो आपको दिया गया था इतना कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके में क्यों आया, क्योंकि मैं आपके जो टॉपिक है या सिलेबस है उसमें अलग से आरबीआई मेंशन है। क्या है, आरबीआई मेंशन है, तो जब उसमें आरबीआई मेंशन रहेगा तो बैंक से निश्चित रूप से कोई ना क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी या फिर
कोई बैंक से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो पूछ जा सकती हैं, इसलिए क्या आया, एनपीए पूछा गया है। और एनपीए का पूरा नाम होता है दोस्तों गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। क्या होता है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ठीक है, क्या होता है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब दोस्तों हम एनपीए को इस हिसाब से समझ सकते हैं कि मान लो कि एक जी बैंक है, इस बैंक जी क्या है, एक बैंक है, इसका नाम क्या है, एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई बैंक हर जगह अवेलेबल होता है। तो ये कौन सी बैंक है, एसबीआई बैंक है। यहाँ एक व्यक्ति आता है, क्या आता है, एक व्यक्ति आता है, ये एक व्यक्ति मान लो, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति आया, किसके लिए आया, लोन चाहिए इसे, क्या चाहिए, लोन लिया। ठीक है, लोन लिया। अब जब लोन ले लोगे तो आपकी क्या हो जाएंगी, किस्तें चालू हो जाएंगी कि आपको लोन जमा भी करना है। तो जो व्यक्ति आया, अब इसने क्या किया, लोन लिया। तो लोन में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास, हमारे बैंक का क्या देना है, जो हमने मूलधन लिया है वो देना है, यानी कि मूलधन। इसके बाद क्या है, ब्याज। भाई जो आपने लोन लिया है या ऋण लिया है उस पर आपको कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा, बैंकों को नहीं देना पड़ेगा, तो ब्याज। या फिर अब ब्याज होगा। साथ में एक चीज क्या होती है, जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, जब आप 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो हमें क्या देना पड़ेगी, 1 2 7 1000 10,000 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया तो हमें उसे इंस्टॉलमेंट में जमा करना पड़ेगा, मतलब कि किस्त होगी। मान लो कि हमारी 10,000 रुपए महीने की किस्त है, तो इसका क्या होगा, मतलब कि बकाया। ठीक है, तो 3 चीजें होती है इसमें, क्या क्या होती है, मूलधन होता है, ब्याज होता है और बकाया होता है। अब हम क्या कर रहे थे, लोन चुका रहे थे, लेकिन हमने पूरा लोन नहीं चुकाया और यहीं से मतलब कुछ लोन चुका दिया, कुछ रह गया, तो वो किस में आएगा, बकाया में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से होता है खेल शुरू। खेल क्या है, खेल ये है कि भाई साहब जो ये एक्स व्यक्ति थे, इनने जो लोन लिया था वो लिया था, मतलब कि कितना लिया था, 1 लाख रुपए लिया था। अब बात क्या हुई, इन्हें लोन चुकाना स्टार्ट करना था। इनने लोन लिया था, मान लो आज तारीख है कितनी, 9/4/2025 तारीख है, इनने आज लोन लिया था, लेकिन इन्हें लोन चुकाना स्टार्ट करना था कितना से, 9/5/2025 से इन्हें स्टार्ट करना था, लेकिन इनने 5वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने में और 8वें महीने तक इनने कोई भी किस्त बैंक की नहीं दी। अब कितने महीने हो गए, 1 2 3 महीने का मतलब क्या हुआ, लगभग 90 दिन। अब 90 दिन तक अगर आप बैंक की ना मूलधन देते हो, ना ब्याज देते हो और ना बकाया देते हो, तो जो लोन रहेगा जी कहाँ चला जाएगा, कहलाएगा क्या, जी कहलाएगा एनपीए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा। बस समझ में आया कि अगर आपने 90 दिन के अंदर आपने जो लोन लिया है उसका कोई भी पार्ट रिटर्न नहीं किया है तो वो क्या कहलाएगा, एनपीए में शामिल हो जाएगा। बात समझे, वो क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित परिसंपत्ति में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे थे। अब अभी हाल में एनपीए का कितना परसेंट चल रहा है, तो लगभग 2.6% एनपीए है। ठीक है, ये जो एनपीए है यह 12 वर्ष में के किस पर है, निम्नतम स्तर पर है। क्या है, निम्नतम स्तर पर है। ठीक है, स्तर पर है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, एनपीए की बात हो गई। तो कितना है, 2.6 से 12 वर्ष के सबसे निम्नतम स्तर पर है। अब भाई एनपीए का एक ही प्रकार का होता है, नहीं दोस्तों, एनपीए के काफी प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं एनपीए के प्रकार। क्या प्रकार, अब कौन से प्रकार होते हैं ये देखते हैं। अब जो इसके प्रकार हैं, देखो यह जो एनपीए है यह 3 प्रकार का होगा। ठीक है, पहला प्रकार क्या होगा, पहला जो प्रकार होगा उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं, जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं अब मानक एनपीए। ठीक है, अब मानक परिसंपत्ति क्या कहते हैं, अब मानक
परिसंपत्तियां। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें आपने जो लोन लिया है वह कितने 90 दिन से लेके 90 दिन से एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के बीच का जो समय आएगा वो किसमें जाएगा, अब मानक परिसंपत्ति। मतलब कि आपने जो लोन लिया है उसको आपने एक वर्ष के पहले वापस, मतलब एक वर्ष तक वापस नहीं किया है, तो वो किसमें जाएगा, वो जाएगा हमारा किसमें, अब मानक परिसंपत्ति में चला जाएगा। ठीक है, तो जी किसमें आएगा, अब मानक परिसंपत्ति में आएगा। दूसरा होता है संदिग्ध परिसंपत्तियां। क्या होता है, संदिग्ध परिसंपत्तियां। ठीक है, ये क्या है, संदिग्ध परिसंपत्तियां। इसमें क्या होता है, इसमें जो चीजें आती हैं वो आती हैं कितनी, 12, मतलब कि अगर आपको एक वर्ष हो जाए कंप्लीट, यानी कि 12 माह तक के, 12 माह के बाद का लोन। ठीक है, आप एक वर्ष तक क्या कर रहे हैं, एक वर्ष के बाद भी क्या नहीं दिया, ऋण क्या नहीं किया, चुकाया नहीं है। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, वही 3 पार्ट आएंगे। क्या, बकाया, इसके बाद क्या आएगा, मूलधन और ब्याज। ठीक है, अगर ये तीनों पार्ट हमें बैंक के नहीं दे रहे हैं, 1 साल के बाद भी नहीं दे रहे हैं, तो जो आपका लोन है पहले किसमें था, पहले था अब मानक में, अब किसमें चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा कितने में, ये चला जाएगा किसमें, संदिग्ध परिसंपत्ति में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बाद एक कैटेगरी और होती है, अगर इसमें लोन आ गया यानी कि हानि परिसंपत्तियां। इसमें क्या होता है, जो हानि परिसंपत्तियां होती हैं, इसमें चीजें क्या आती हैं, जैसे आपने जो लोन लिया था वह एक वर्ष के बाद, 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच का समय हो गया, फिर भी आपने नहीं दिया, तो ये किसमें आ जाएगा, ये आपका लोन आ जाएगा किसमें, हानि परिसंपत्ति में आ जाएगा। मतलब कि यह लोन प्राप्त होने, बैंक को जो लोन दिया था वो ऋण पुनः वापस होने की संभावना कितनी है, 0% होगी। ठीक है, संभावना कितनी होगी, इसमें संभावना कितनी % हो जाएगी, 0%। ठीक है, मतलब जो हमने लोन दिया था अब वो वापस नहीं आ सकता है, तो किसमें चला जाएगा, हानि परिसंपत्ति में चला जाएगा। तो देखो हमने इसमें 3 चीजें देखी। सबसे पहले देखा हमने एनपीए। तो दोस्तों एनपीए क्या होता है, एनपीए किसी बैंक का होता है या फिर कोई वित्तीय संस्था है उसका होता है। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित परिसंपत्ति होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित परिसंपत्ति होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो वर्तमान में एनपीए है वो कितना है, वो 2.6 है, जो 12 वर्ष के सबसे निम्नतम स्तर पर है। इसके बाद हमने देखा कि जो एनपीए है वो कब माना जाएगा, मतलब कि अगर कोई आपने बैंक से ऋण लिया है, वह ऋण मतलब कि मूलधन, ब्याज और जो बकाया है वह है, आप अगर 90 दिन के भीतर वापस नहीं कर रहे हैं तो वह बैंक मान लेगी कि यह धन कौन सा है, एनपीए में शामिल हो गया। अब एनपीए को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 90 दिन से लेकर 1 वर्ष तक का पार्ट, मतलब कि इसे हम मानेंगे क्या, इसे मान लेंगे क्या, अब मानक परिसंपत्ति मान लेंगे। मतलब कि जो हमारा बैंक का ऋण था वो आपने 90 दिन से 1 वर्ष के भीतर जमा नहीं किया तो किसमें है, अब मानक में है। ठीक है, इसके बाद किसमें आ जाएगा, अगर 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो जाएगा किसमें आ जाएगा, संदिग्ध परिसंपत्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संदिग्ध परिसंपत्ति बन जाएगा। अगर इससे ज्यादा समय हो जाता है तो किसमें चला जाएगा, हानि परिसंपत्ति में काउंट हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा ऋण था बैंक को प्राप्त होने की अब कोई संभावना है ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी किसकी बात हो गई, एनपीए की बात हो गई, क्योंकि आपके जो सिलेबस में आरबीआई टॉपिक था और 2000 हमेशा से 2023 और 24 में एनपीए काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, जो विजय माल्या वगैरह है, वो नीरव मोदी वगैरह, उन पर काफी एनपीए बढ़ा हुआ है। अब एक और होता है, एक एनपीए की टर्म में होती है
कृषकों के लिए होती है। इसमें क्या माना जाता है, 90 दिन माना जाता है। और कृषक वगैरह जो एनपीए लिए, मतलब कि जो बैंक से ऋण लिए हैं, अगर वो हमारे उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं फसल के सीजन दो होते हैं, एक रबी होता है एक खरीफ होता है, क्या होता है सामान्यतः। तो अगर मतलब कि हमारा रबी का सीजन निकल गया और खरीफ का सीजन आ गया, हमने लोन वापस नहीं किया बैंक को, तो वो क्या माना जाएगा, एनपीए माना जाएगा। ठीक है, तो एक परिभाषा ये भी होती है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख लेना। ठीक है, जो है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 2 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य किया जाता है? क्या है, सेरा नृत्य है, सेरा नहीं है, क्या है, सेरा नृत्य है। अब ये हमारा कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, और कल्चर का जो पार्ट है ये है, मतलब कि ये हमारा उत्तर प्रदेश कल्चर का पार्ट है, लेकिन जो भारत का कल्चर है उसका भी क्वेश्चन आता है। तो आप जो लूसेंट के पीछे के 10-15 पेज दिए गए हैं, आप उन्हें गहन रूप से अच्छे से अध्ययन करें तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अब जो सेरा नृत्य है दोस्तों, ये किया जाता है बुंदेलखंड में। किसमें किया जाता है, बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड में कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों बुंदेलखंड में जो जिले आते हैं वो है क्या क्या, जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी। ठीक है, ये है एमपी के जिले। अगर हम यूपी की बात करें तो क्या है, ललितपुर, क्या है, ललितपुर, झांसी, झांसी। ठीक है, महोबा, महोबा। तो जो ये सेरा नृत्य है ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा ललितपुर में किया जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, दो डंडे होते हैं जो ग्वाल होते हैं। ग्वाल उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, जो जब क्या होता है, बरसात का मौसम होता है, उस टाइम पर दो डंडे लेके एक दूसरे में घालते हुए नृत्य कहते हैं, उसे कहते हैं हम सेरा नृत्य। अगर आप यूट्यूब पर डालोगे तो आपको जी मिल जाएगा। ठीक है, देखने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ललितपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, ये झील से संबंधित। अब क्या है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो हमारी लोकटक झील है यह किसमें है, मणिपुर में है। किसमें है, मणिपुर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। अब मणिपुर में दो चीजें आपने काफी चर्चा में सुनी होगी, एक जनजाति है कौन सी, कुकी। कौन सी है, कुकी। और दूसरी है क्या, दूसरी है मैतई। कौन सी है, मैतई। इन दोनों जनजाति के बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। 2-3 वर्ष से काफी चर्चा में रही है। कुकी, और क्वेश्चन अगर आता है कुकी और मैतई जनजाति कहाँ की है, तो ये मणिपुर की है। इसके बाद आपने सुना होगा मणिपुर में क्या, आपने सुना होगा एक नेशनल पार्क का नाम है, क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम क्या है, इसका नाम है केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है, केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इसे हम क्या कहते हैं, भारत का तैरता हुआ, क्या, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और इसमें एक हिरण पाया जाता है, उसे कहते हैं संघाई हिरण। क्या, संघाई हिरण। ये क्या है, ये हिरण है ना, ये किसकी प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है संघाई। ठीक है जी, कहां पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर राज्य में पाया जाता है। और मणिपुर का क्या है, राजकीय पशु भी है। क्या है, संघाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु भी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मणिपुर की राजधानी है वो क्या है, इम्फाल है। क्या है, इम्फाल है। ठीक है, इम्फाल। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। किसकी, सॉरी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, क्या, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, आप यह कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो जी किसके बारे में हो गया, मणिपुर के बारे में हो गया। ठीक है, अब जी और राज्य दिए गए हैं, क्या क्या है इसका ऑप्शन, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है। ठीक है, तो जो मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को भी हम देख लेते हैं बारी बारी से। अगर हम बात करें मेघालय की बात करें तो यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है उमयांग झील। कौन सी है, उमयांग झील। कौन सी है, उमयांग झील। ठीक है, कौन सी झील है,
उमयांग झील है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उमयांग नदी भी है और उमयांग एक कोयले की खदान भी है, तो उसको भी आप याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से मिजोरम है, तो जो मिजोरम है, मिजोरम में भी एक झील है, उसका नाम है मिजोरम की झील का तामबिल। क्या नाम है, कौन सा बिल, तामबिल, तामबिल झील, ठीक है। कौन सी झील है, तामबिल झील है। और त्रिपुरा है, जे तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, त्रिपुरा है, यहाँ पर है जो त्रिपुरा है वो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, ठीक है। किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर एक झील है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रुद्र सागर। क्या, रुद्र सागर झील, सागर झील, ठीक है। कौन सी झील है, रुद्र सागर झील है। तो दोस्तों हमने इसमें काफी पॉइंट देख लिए। क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो मणिपुर है, मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील है, ठीक है। अब जो लोकटक झील है वहां पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यहाँ कौन सा हिरण पाया जाता है, संघाई हिरण पाया जाता है। संघाई हिरण त्रिपुरा मणिपुर का क्या है, राजकीय पशु है। और जो मणिपुर की राजधानी वो क्या है, इम्फाल है। और यहाँ पर कौन सा शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों, वह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। मतलब कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या है, बंधुता, दूसरा क्या है, संप्रभुता, तीसरा क्या है, समानता, और चौथा क्या है, न्याय, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, बंधुता की, किसकी, बंधुता की बात करें, तो बंधुता का जो अर्थ होता है वो किससे है, वो हमारे किससे, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता से। किससे है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता से है, ठीक है, अखंडता से इसका मतलब है। अब ये बंधुता जो बैठ हुआ है, ये कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है किसकी, फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया है, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। कौन सी क्रांति, फ्रांस की क्रांति से हमने क्या लिया है, बंधुता बैठ लिया है, ठीक है। तो ये हमारी बात थी। अब इसके बारे में जो और शब्द हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है दोस्तों, संप्रभुता का अगर हम स्पष्ट अर्थ समझें तो उसका अर्थ होता है कि जो राज्य होगा वो संप्रभु तब कहलाएगा कि उसके आंतरिक मामले में कोई व्यक्ति दखल ना दे, और उस मतलब कि जो मेन मुख्य पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वह अपने आंतरिक मामलों में और कौन से विदेशी मामलों को स्वयं क्या कर सके, मतलब निर्णय ले सके, उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश का दबाव ना हो, यानी कि वो किसी भी देश का उपनिवेश ना हो, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, संप्रभु राज्य करेंगे। मतलब कि जो नीतियां मतलब कि उस देश के हित में है उसके लिए निर्णय ले सके कि स्वतंत्र रूप से, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रभु राज्य कहेंगे, ठीक है। जैसे वर्तमान में जो भारत है, भारत क्या है, एक संप्रभु राज्य है। क्यों, क्योंकि भारत वर्तमान में किसी भी देश के दबाव में नहीं है, इसलिए क्या है, संप्रभु राज्य है। अगर हम 1947 के पहले की बात करें तो भारत उस टाइम पर संप्रभु राज्य नहीं था, क्योंकि वह इंग्लैंड का उपनिवेश था। अब जो इंग्लैंड के जो हित में नीतियां थी उस प्रकार के निर्णय भारत के द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भारत कैसा राज्य है, संप्रभु राज्य है। कौन सा राज्य है, संप्रभु राज्य है, ठीक है। अब क्या है, समानता। असमानता का अर्थ होता है कि जो भारत में जो ही व्यक्ति निवास करेगा, यानी कि चाहे राजा हो या रंक हो, मतलब कि चाहे अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी हो, या फिर कोई जिसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है वो व्यक्ति हो, ठीक है, उन सबको क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि वो कानून की निगाह में समान है। अगर जो मतलब कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको भी वही सजा सुनाई जाएगी जो एक गरीब व्यक्ति को सुनाई जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कानून है वो समान है। जैसे अगर हम बात करें मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब किसके लिए हैं, समानता के लिए लिए गए कौन से कानून हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि जो हमारे मतलब कि देश होगा
इसमें मतलब जो कानून होंगे सबके लिए क्या होंगे, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। किसकी बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात कर लेता है। ठीक है, तो जो हो गई। अब न्याय की बात, मतलब जस्टिस, जस्टिस कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। मतलब आर्थिक, ठीक है, कौन सा, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक और कौन सा, राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक। अब आर्थिक में मतलब कि जो संसाधन होंगे किसी एक व्यक्ति को नहीं होंगे, मतलब उनका वितरण समान रूप से किया जाएगा। इसके बाद क्या है, सामाजिक, मतलब सामाजिक हमें न्याय स्थापित करने के लिए हम क्या लाए, हम डीपीएसपी लेके आए। क्या लेके आए, डीपीएसपी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेके आए। मतलब कि जैसे जैसे राज्य की स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी उसी प्रकार से राज्य समाज में समानता लाने के लिए सामाजिक काम करेगा। जैसे अगर हम बात करें, हमने छुआछूत विरोधी अधिनियम लेके आए। ठीक है, इसी प्रकार से हम बुर्जुआ जो लोग थे, यानी कि जो मजदूरी करने वाले, बेकारी करने वाले लोग थे, उस यदि प्रथा को हमने बंद किया, जिसमें समानता लाने की बात की गई है। अब राजनीतिक अधिकार की बात करें तो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वह भी एक मतलब एक सामान्य फैमिली से हैं, और जो हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह भी एक सामान्य फैमिली से हैं। तो दोनों इस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या था, बंधुता था। अब चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है यूडीएचआर, मतलब कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डायरेक्ट है उसके लिए, मानव मतलब ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल घोषणा। ठीक है, कब कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब कि ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय कानून है, किसका, मानवाधिकार का, मानव अधिकार का। ठीक है, अधिकार इसका कैसा है, ये कौन सा कानून है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इसमें जो कानून है अंतरराष्ट्रीय कानून में अनुच्छेद 14 है, क्या है, आर्टिकल या अनुच्छेद 14। ये बात संविधान की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अनुच्छेद 14 जो संविधान का है उसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून है, किसका, मानवाधिकार का, उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 14 में किसकी बात की गई है, मतलब कि उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी दी गई है, किसमें, अनुच्छेद 14 में। तो ये अनुच्छेद 14 का आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें मानव अधिकार, क्या, मानव अधिकार, अधिकार, अधिकार से संबंधित मुद्दे, क्योंकि उसमें मेंशन है सिलेबस में, इसलिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात थी। अब देखो जो मानव अधिकार है तो 10 दिसंबर को क्या होती है, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो मानवाधिकार है उसे क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है, मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। ठीक है क्या, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब इसी के एवज में भारत में भी क्या हुआ, एनएचआरसी की स्थापना हुई, किसकी, एनएचआरसी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी की स्थापना हुई, कब हुई, 1993 में, कब, अक्टूबर में। ठीक है, इस टाइम पर इसके लिए क्या आया था, इनके लिए एनएचआरसी अधिनियम, यानी कि मानवाधिकार सॉरी क्या आया था, राष्ट्रीय अधिकार एक्ट आया था। कब आया था, 1993 में आया था एक्ट। ठीक है, कौन सा, मानवाधिकार एक्ट आया था। ठीक है, इसी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, एनएचआरसी की स्थापना की गई थी। कौन सी, मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो कौन है, तो भी सुब्रमण्यम। क्या है, भी राम सुब्रमण्यम, कौन है, भी राम सुब्रमण्यम, इसके क्या है, अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, तो आप इसे भी ध्यान रखना। अब इसके लिए एक चीज बता दूं कि जो
मानवाधिकार आयोग का प्रेसिडेंट होगा या चेयरपर्सन होगा, वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या फिर अन्य न्यायाधीश रहा हो या हो, उसे होना चाहिए। इन दो में से कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, मानवाधिकार आयोग का क्या हो सकता है, चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, इतनी बात होगी इसके बारे में, मानवाधिकार के बारे में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, 1993 में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन अपना कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो जो 1993 में जो मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन हुआ था वो हुआ था वियना में। कहाँ हुआ था, वियना में हुआ था, वियना में। तो यहीं पर जो घोषणा की गई थी उसे कहते हैं वियना घोषणा पत्र। क्या कहते हैं, वियना घोषणा पत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियना घोषणा पत्र हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में 2023 में, क्या 2023 में जो मानवाधिकार का सर्वमोहन घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसके 75 वर्ष, क्या 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। क्या मनाया गया है, 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये क्वेश्चन किससे है, करंट अफेयर्स से संबंधित है। किससे है, करंट अफेयर्स से संबंधित है, क्योंकि उस टाइम पर चर्चा में रहा हुआ मुद्दा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये कहा है, वियना घोषणा पत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब कि जो CTBT है, इस संधि का मुख्य पर्पस क्या था। ठीक है, जिस संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1996 में हुई थी। ये किसके लिए हुई थी, तो ये संधि हुई थी परमाणु हथियारों को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन भारत इसका क्या है, भारत सदस्य नहीं है। क्या है, सदस्य नहीं है। अब देखो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना। ठीक है, दूसरा है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। नहीं, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तो क्या है, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो कौन सी संधि है, CTBT संधि है। कब हुई थी, 1996 में हुई थी। परमाणु हथियारों को मतलब के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए की गई थी। इसके पहले एक संधि की गई थी, उसे बोलते हैं NTP, उसे बोलते हैं, उसका नाम था, उस संधि का नाम था NPT। क्या, NPT। जी हुई थी कब, 1968 में हुई थी। इसका संबंध भी किससे है, परमाणु हथियारों से ही है। परमाणु हथियारों से, मतलब जो आप क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे संबंधित है। और इसे लागू कब किया गया था, तो 1970 में से लागू किया गया था। इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 191 सदस्य हैं। मतलब कि जो ये संधि थी ये दोहरा व्यवहार करती थी। मतलब इनका मानना था कि जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं उनके पास रहेंगे, और नए देश हैं वो परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। जिससे अगर ऐसा हो जाता तो भारत भी क्या होता, परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बन पाता। इसलिए भारत इसने इस संधि पर क्या है, भारत ने इस संधि पर भी साइन नहीं किए थे। बोले नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं पूर्णतः परमाणु प्रतिबंध के पक्ष में हूं। मतलब कि पूरे देश, जितने भी देश हैं, सबको अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करना होगा, इस पक्ष में हूं। इसलिए भारत ने 90 NPT पर साइन नहीं किए थे। ठीक है, तो ये दो संधि है, एक है CTBT और एक है NPT। इन दोनों को याद रखना, क्योंकि आपके सिलेबस में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिया गया, मेंशन है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु हथियारों के उत्पादन में प्रतिबंध से है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारे लगभग 9-10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, और आप भी पानी पी ले दो, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गर्मी काफी तेज है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा लगभग 10 में आ गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए एक कोड है। कोड ये है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, बस मुश्किल है क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। मतलब कि अगर आपने अरमान ही बना लिया कि हमें क्या करना है, यूपी पुलिस का टेस्ट फाइट करना है, अगर फाइट करना है का अरमान आपने बना लिया है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और उसकी तैयारी बिल्कुल जोर से कीजिए। ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे फिर नहीं कर रहे, फिर कर रहे फिर नहीं कर रहे, नहीं। अगर आपने बना लिया कि हमें तैयारी करना है, किसकी करना है, सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस की करना है, तो आप जितने भी टेस्ट दे रहे उन सबको रखो साइड में, पूरा यूपी पुलिस पूरी 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था। अब कौन सा स्थान था, तो ये था चौथा स्थान था। कौन सा स्थान था, चौथा स्थान था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? अच्छा क्वेश्चन है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1953, 1949, इसके बाद है 1952 और 1950 में। दोस्तों अक्टूबर 1950 में क्या किया था, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। उस टाइम के जो वहां के धर्मगुरु थे, जो उस टाइम दलाई लामा थे, उनने नवंबर कितना 11 नवंबर 1950 में जो संस्था है यूएनओ, कौन सी, यूएनओ, ठीक है। तो यूएनओ में क्या किया था, पिटीशन दायर की थी, पिटीशन दायर की थी कि हमारे ऊपर किसने, चीन ने अटैक कर दिया है। और इसके बाद जी कहां गए थे, जी भाग के आ गए थे भारत। कहां गए थे, भारत में कहां पर, धर्मशाला में। कहां पर, धर्मशाला में, ठीक है। धर्मशाला कहां है, जी हिमाचल प्रदेश में है। किसमें है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में है। तो यहीं पर इनके क्या बैठते हैं, जो धर्मगुरु हैं वो भारत में ही निवास करते हैं। तो कब आक्रमण किया, 1950 में आक्रमण किया। आप इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर है समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग प्रदान करने के लिए मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पहचान और सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम सुधार करते हैं। बायोमेट्रिक क्या कहलाता है, मतलब कि ऐसा डेटा जिसमें मतलब कि बायोलॉजिकल चीजें हुए और गणितीय चीज हुए। जैसे हमने आयु बता दी, इसके बाद अपना नाम बता दिया, तो ये क्या है, गणितीय चीज हो गई। और जैसे हमारे जो आंखें हैं, आंखों के जो स्कैनर है, स्कैन कर लिया, फिंगर ले लिए, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल चीजें हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, बायोमेट्रिक बन गया, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं क्या, बायोमेट्रिक। तो क्या है, पहचान और सत्यापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 में बारदोली क्या है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो दोस्तों जो 1928 का क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, बारदोली। अब बारदोली कहां पर है, तो जो गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। किसके लिए हुआ था सत्याग्रह, सत्याग्रह। सरकार ने क्या किया, सरकार ने लगान बढ़ा दिया। किसका, लगान कितना बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, ठीक है, 30%। लेकिन ये क्या था, इलीगल था। क्यों, क्योंकि सरकार का एक नियम था, उसके अनुसार जहां पर सूखा पड़ जाता है उस क्षेत्र में आप 30% तक लगान नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, क्या थे, वल्लभ भाई पटेल। इनने क्या किया, तो जो किसान थे उनसे अपील की, कर ना देने की अपील की कि आप कर नहीं दोगे, ठीक है। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि सरकार जमा कर ले रही है। इसको ध्यान, इसी को रखते हुए सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई और कमेटी ने जो लगान बढ़ाया था उसे गलत माना और अपने फैसले को सरकार ने वापस ले लिया, ठीक है।
जी का हुआ था, जी हुआ था बारडोली में, ठीक है। अब इसकी जो सफलता रही इसकी आंदोलन की, वो किसको मिली? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। क्यों? जो उस टाइम क्या थे? एक लॉयर थे, ठीक है। तो जो यहाँ की बारडोली की जो महिलाएं हैं, क्या है? बारडोली की जो महिलाएं हैं, इनसे क्या कहा? सरदार कहा। क्या कहा? सरदार कहा। अब महिलाएं इतनी सक्षम होती नहीं है कि खुद बात कर लें, तो उन्हें गांधी जी के माध्यम से कहा है। किसके माध्यम से? गांधी जी के माध्यम से। तो गांधी जी ने बारडोली की महिलाओं के कहने पर जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्हें सरदार की क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि, ठीक है। किसकी दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। तो इतनी बात कंप्लीट हो गई। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है? 4 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने तो बहुत से आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला आंदोलन था उनका भारत में, तो इसका नेतृत्व भी किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू, तो ये एक समाजवादी कार्यकर्ता थे। मतलब इनका मेन उद्देश्य था कि समाजवादी के माध्यम से हमें क्या करना है? जो हमें क्या आजादी प्राप्त करनी है। तो इनने 1930 में क्या हुआ था? जो सांची में रांची में जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर में सबसे पहले इन्हें झंडा तिरंगा लहराया था और 26 जनवरी से भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जी इनके बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। अब अगला क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है। अब जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर एक होता है। अब ये क्या है? वस्तु के लिए है और सेवा के लिए है। तो किसके लिए दिया जा रहा है? सेवा के लिए दिया जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन ये देखो, ऑप्शन क्या है? धन कर नहीं है, संपत्ति कर नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं। अब क्या है? आयकर भी नहीं है, जी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो क्या है? सेवा कर है, ठीक है। जीएसटी कैसा टैक्स है? ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। कब लागू हुआ था? तो जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 2017 में लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। जो हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से, अब जो क्वेश्चन बताना भूल गया, जो क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस है उसमें जीएसटी टॉपिक अलग से मेंशन किया गया है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी हो गया था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा, कौन सी शिक्षा? बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन क्या है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अगर इसमें एक और नाम होता राजा राम मोहन राय, यानी कि किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर, तो वह आंसर बहुत पूर्णता सत्य होता, लेकिन उनका नाम तो है नहीं, तो इसमें गांधी जी को माना जाएगा क्या? बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादक। क्या? बुनियादी शिक्षा। क्या होती बुनियादी शिक्षा? जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है। क्या होती? प्रारंभिक शिक्षा कौन सी? मतलब कि जो हमारी 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा होती है, जिसमें हम समानता, गुणा, भाग, जोड़, घटाना सीखते हैं, ये क्या होती है? बुनियादी शिक्षा। इसी में किसी ना किसी चीज का क्या दिया जाए? स्केल दिया जाता है, तो उसे माना जाता है कि ये क्या है? हमारी बुनियादी शिक्षा है, ठीक है। पसीना बहुत जोर जोर से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? मतलब कि भारत में प्रकाश का त्योहार किसे माना जाता है? तो दिवाली को दोस्तों प्रकाश का त्योहार माना जाता है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ईद, होली और क्रिसमस ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ये हमारा जो क्वेश्चन था ये किससे जुड़ा हुआ है? संस्कृति से। किससे? संस्कृति से, ठीक है।
तो हमें भारत की संस्कृति वाला जो टॉपिक है, यानी कि जो लूसेंट की हमारी बुक है उससे पीछे जो दिया गई है नित्य त्योहार वगैरह, नित्य त्योहार, जनजाति वगैरह, इसके बाद फोक डांस वगैरह, तो वो हमें कहाँ से पढ़ना है? लूसेंट के पीछे वाले टॉपिक से पढ़ना है। अगर आपने वो 15 पेज दिए गए हैं उन्हें आपने कंठस्थ कर लिया तो जान लो कि आपके कम से कम हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कम से कम 40-50 नंबर की जी के जीएस आती हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों के प्रमुख उत्पादक था? तो दोस्तों अगर हम 2020-21 की बात करें तो उस टाइम पर जो सूची आई थी तो उसमें जो प्रमुख उत्पादक, क्या प्रमुख उत्पादक जो राज्य थे उसमें एमपी का क्या था? पहला स्थान था। क्या था? प्रथम स्थान था। किसका? एमपी का। एमपी मतलब मध्य प्रदेश का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जी हो गया। नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? दोस्तों अब हम जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में? केसीसी। क्या? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना को 1998 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। उस टाइम के जो मतलब कि जो कृषि मंत्री थे उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उस टाइम पर जी किसके लिए थी? इसका जो उद्देश्य था तो कृषि कार्यों मतलब कृषि कार्य के लिए ऋण प्रदान करना। क्या था? कृषि कार्य के लिए क्या करना? ऋण प्रदान करना। अब इसका विस्तार कर दिया गया है कब? 2019-20 में क्या कर दिया है? विस्तार कर दिया है। अब इसमें क्या जोड़ दिया गया है? इसमें पशुपालन मतलब पशुपालक हैं उन्हें भी लोन प्राप्त हो जाएगा, साथ में मत्स्य पालक यानी मछुआरी वर्ग, इन दोनों वर्ग को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब जो केसीसी है वो किसके लिए बनने लगा है? मतलब गैर कृषि कार्य भी आप कर सकते हैं, इसके लिए भी केसीसी के द्वारा आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और चीजें हैं केसीसी में, तो आप वो भी दे सकते हो। हाँ, इसमें ब्याज दर है उसमें 2% की जाती है छूट दी जाती है, और 3 लाख तक का आपको 3 लाख तक का आपको क्या मिल जाता है? इसमें आपको ऋण प्राप्त हो सकता है। कितने का? 3 लाख रुपए तक का। ठीक है, और ब्याज में 2% की छूट रहती है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा, ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम पर चर्चा में था इसलिए पेपर में आया था। संयुक्त परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से, सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध के माध्यम से। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्या है? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब एक क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को क्या करता है? फिल्टर करता है, यानी कि चेक करता है, चेक करना। ठीक है, क्या करता है? मालवेयर, फायरवॉल, एंटीवायरस या कुकीज। दोस्तों जो मालवेयर होते हैं क्या होते हैं? मालवेयर होते हैं ये क्या है? एक प्रकार के क्या है? वायरस हैं। क्या है? वायरस हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मालवेयर, रैनसमवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैनसमवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मालवेयर एक प्रकार के वायरस हैं। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? पॉजिटिव काम कर रहा है, तो हमें आंसर भी पॉजिटिव देना पड़ेगा। फिर क्या है? फायरवॉल। जो फायरवॉल होता है दोस्तों वो क्या है? शॉर्ट मतलब कि जो फायरवॉल होता है दोस्तों जी हमारा क्या है? हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, इसमें जो एक मतलब कि एक यंत्र होता है और उसमें सॉफ्टवेयर डला रहता है। तो जो यंत्र होता है क्या करता है कि जो आपके क्या बोल रहा है? जो आपने प्रोग्राम क्या है इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो उसको फिल्टर करता है कि मतलब कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, कोई मतलब कि कोई
कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर तो नहीं है। इसका फिल्टर कौन का काम करता है, इसके काम करता है कौन, फायरवॉल करता है। ठीक है, फायरवॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा। एंटीवायरस क्या होता है, जो वायरस होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए क्या लाते हैं, एंटीवायरस लाते हैं। इनको उदाहरण क्या है, मैकेफी हुआ, ठीक है, कास्पेरस हुआ, ये क्या है, इसके एंटीवायरस है। कुकीज क्या है, कुकीज दोस्तों कुछ नहीं होता है। कुकीज जैसे हमने कोई साइट सर्च की, ठीक है, वो पहली बार सर्च हो गई, उसे थोड़ा टाइम लगा, अब हम दूसरी बार साइट सर्च करेंगे तो उतना टाइम ना लगे, कम टाइम लगेगा। इसलिए क्या कहता है, कुकीज उस साइट को अपने पास कर रख लेता है, उसका डेटा अपने पास कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है, जिससे हम अगर दूसरी बार बाद में साइट को सर्च करते हैं उसी को, तो कम टाइम में उसका रिजल्ट पेश कर दे। ये काम किसका होता है, कुकीज का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहां से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूटान की राजधानी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन क्या है, भारत के पड़ोसी देश। क्या सिलेबस में मेंशन, भारत के पड़ोसी देश मेंशन है। तो जो भूटान है इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है। ठीक है, इसके बाद ब्राजीलिया, जो ब्राजील की राजधानी है किसकी है, ब्राजील। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोर्टो नोवा, जो पोर्टो नोवा है वह बेनिन की राजधानी है। क्या है, बेनिन एक शहर है, बेनिन। ठीक है, बेनिन। इसके बाद साराजेवो, तो साराजेवो तो भैया मुख्य जड़ किसकी है, जी जड़ है हमारी किसकी, जो हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था या फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, वो यही हुआ था। क्योंकि यहाँ पर क्या थे, राजकुमार थे, राजकुमार, उनकी हत्या किसने कर दी थी, साराजेवो में हो गई थी उनकी हत्या। तो यहीं से हमारा क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो साराजेवो है जे हर्जे गोविया किसकी, हर्जे गोविया की राजधानी है। ठीक है, साराजेवो है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑप्शन हो गए चारों। अब आपको पश्चिम बंगाल, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इसके बाद म्यांमार और यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव और पाकिस्तान, इन सबकी राजधानी, करेंसी और प्रमुख शहर के नाम भी याद रखने हैं। और साथ में इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। दोस्तों तो भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है वो है भूपेन हजारिका। कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.5 किलोमीटर है। कितनी है, 9.5 किलोमीटर है। इसे यह किसे जोड़ता है, तो ढोला को किससे जोड़ता है, सादिया से जोड़ता है, सादिया से जोड़ता है। और अगर राज्य की बात करें तो आसाम को किससे जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। किससे, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, इसका जो नाम था, इसका नाम जो यहाँ के गायक है, कहाँ के, आसाम के गायक, इन्हीं के नाम पर इस पुल का नाम रखा गया है। ठीक है, किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मुख्य बातें थी। कितनी इसमें लागत कितनी आई, तो लागत 950 करोड़ रुपए की आई। ठीक है, कितनी आई, 950 करोड़ की इसकी लागत आई। तो ये किसके बारे में है, भूपेन हजारिका के बारे में है। अब महात्मा गांधी सेतु, इसके बारे में सुन लो। ये किसमें है, बिहार में स्थित है। कहां पर, बिहार में। भैया किसे किसे जोड़ता है, तो पटना को किससे जोड़ता है, हाजीपुर से। किससे, हाजीपुर से। ठीक है, इस कौन सी नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। किस पे है, गंगा नदी पर है। ठीक है, एक टाइम पर यह भी भारत का सबसे बड़ा पुल था, लेकिन अब इसका लंबाई कम हो गई है, तो वर्तमान में कौन सा है, भूपेन हजारिका है। अब है रविंद्र सेतु, ये कहां पर है भैया, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहां पर है, ये कलकत्ता शहर में, कलकत्ता जो शहर है उसे हावड़ा से जोड़ता है। किससे, हावड़ा से। ठीक है, किसे जोड़ता है, हावड़ा से जोड़ता है, हावड़ा। किस नदी पर है, हुगली नदी पर है। हुगली नदी कहाँ, कौन सी, किसकी सहायक नदी है, तो जो गंगा नदी की क्या है, गंगा नदी की बेतनड़ी का है। क्या है, बेतनड़ी का, क्या है, बेतनड़ी का है। ठीक है, अब जो ये अन्नामलाई इंदिरा गांधी ये पंबन द्वीप पर है। क्या है, पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप कहाँ पड़ता है,
पश्चिम बंगाल में, सॉरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। बम्बन पर है और तमिलनाडु में है, तो आप इतने फैक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कहीं से तो यहां से पूछे जाने की 100% उम्मीद रहेगी। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द दिया गया है? तो इसके लिए है सामाजिक माध्यम वितरण, आभासी बातचीत, ऑनलाइन बातचीत और सामाजिक नेटवर्किंग। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सामाजिक नेटवर्किंग हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इमंसन है, इसलिए क्वेश्चन यहां से आ रही है, ध्यान रखना। और आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? दोस्तों अगर हम बात करें जून की बात करें 2024 की बात करें तो इस टाइम पर चुनाव हो चुके थे। जब चुनाव हो जाएंगे तो पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे जी नेता थे, लेकिन बाद में किसे बना दिया गया था, राहुल गांधी को। किसे? राहुल गांधी जी को, ठीक है। जी क्या थे, हमारे विपक्ष के नेता थे, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या है, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है आर्टिमिस। क्या नाम दिया गया है? आर्टिमिस नाम दिया गया है। अब जो इसका है, नासा का है, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की है, अमेरिका, ठीक है। वर्तमान में कैसे इसने अंतरिक्ष से भारत पर, मतलब अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस मिलाया? तो सुनीता विलियम्स को। किसे? सुनीता विलियम्स, ठीक है। जी कहाँ रही? अंतरिक्ष स्टेशन में। किसे? अंतरिक्ष स्टेशन में, कितने दिन रही? 9 माह रही, 9 माह 14 दिन रही, ठीक है। कितने दिन के लिए गई थी? कहीं थी 9 दिन के लिए और रही कितनी? 9 माह 14 दिन। किस कंपनी के विमान से वापस आई? तो स्पेस एक्स क्या है? जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क, उनकी क्या है, उनकी मतलब कि अंतरिक्ष में काम करने वाली क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। उनके उस कंपनी के जो विमान था उससे वापस आए, ठीक है। तो जो बात किसके बारे में हो गई? नासा के बारे में हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER, क्या? ITER मतलब कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म हो गया। जे परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है, मतलब किसकी व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी को, ठीक है। बी क्या है? अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन को। सी क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन को। और डी क्या है? बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलग्न ऊर्जा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलग्न से ऊर्जा से, ठीक है। अब ये कहां पर बन रहा है? तो एक फ्रांस है, फ्रांस एक देश है, फ्रांस में शहर कौन सा है? पेरिस के पास एक जगह है, उसका नाम है उस जगह का नाम है थोड़ा सा मिनट हो जाओ। इसका नाम है सेंट पॉल स्पेस ड्यूरेस, ठीक है। यहां पर क्या बनाया है? यहां पर बनी है लैब बनाई गई है। क्या बनाई गई है? लैब या लेबोरेटरी बनाई गई है। इसमें चल रहा है काम। इसमें विश्व के 37 देशों ने भाग लिया। किसने? 37 देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कि जो हमारा सूर्य है
वो किस ऊर्जा पर काम, मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूक्लियर संलयन काम के सिद्धांत पर काम करता है। तो उसी सिद्धांत से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन करेंगे। अगर इस सिद्धांत से हमने विद्युत का उत्पादन करना सीख गए, यानी कि तकनीकी विकसित कर ली, तो जो हमारी विद्युत उत्पादन में जो प्रदूषण होता है, जैसे हम अगर कोयला से लाइट बनाएं या पेट्रोल से लाइट बनाएं या फिर गैस से बनाएं, तो जो क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण होता है, उसे हम नहीं होने देंगे। मतलब कि हमें स्वच्छ क्या मिलेगी, विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भारत भी एक सदस्य है और भारत इसका क्या है, सदस्य है। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। दोस्तों जो भारतमाला परियोजना का संबंध है उसका किससे संबंध है, सड़क मार्ग से। किससे, सड़क मार्ग। अब जो किसके अंतर्गत काम करती है, तो जो हमारा क्या है, सड़क मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, NHAI है। क्या है, NHAI। ठीक है, इनके अंतर्गत काम करती है। जो सड़क मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है, तो है, आपने सबसे प्रमुख मंत्री का नाम सुना होगा, नितिन गडकरी। इनका पूरा नाम है जयराम नितिन गडकरी। क्या नाम है, जयराम नितिन गडकरी। ठीक है, जी कहाँ सांसद हैं, तो जो है नागपुर से, नागपुर। ठीक है, नागपुर में क्या है, RSS का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, अब जाओ भारतमाला परियोजना पर। ये कब स्टार्ट हुई थी परियोजना, तो 2016 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जो हमारे आर्थिक कॉरिडोर है, औद्योगिक कॉरिडोर है, जो हमारे राजमार्ग है, जो हमारे बंदरगाह मार्ग है, उन सबका क्या करना, विकास करना, और उन्हें एक वर्ल्ड लेवल का क्या था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, राजमार्गों का विकास करना, राजमार्गों का विकास करना। ठीक है, तो जिसका उद्देश्य है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सड़क मार्ग की क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। क्या है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका आंसर है UNCCT। क्या है, UNCCT इसका आंसर है। जो UNCCT है, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र आतंक निरोधी केंद्र। क्या है, संयुक्त राष्ट्र आतंक निरोधी केंद्र। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। ठीक है, जो इंटरपोल है, जे पुलिस का, जो दुनिया की पुलिस बनने का काम करता है, कौन सा, इंटरपोल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इंटरपोल की। तो जो हो गया, इंटरपोल हो गया। आप देखा होगा कि इंटरपोल के द्वारा एक रेड नोटिस जारी कर दिया, ग्रीन नोटिस जारी कर दिया, तो कौन का जारी करता है, इंटरपोल के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या है क्वेश्चन, दूध उत्पादन, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है। तो दोस्तों जो हमारा GST होता है, GST, इसका पूरा नाम होता है वस्तु एवं सेवा कर। कौन सा कर, सेवा कर होता है, सेवा कर होता है। ठीक है, कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू है। ठीक है, इसके लिए क्या बनाया गया था, एक परिषद बनाई गई थी, परिषद। कौन सी परिषद, GST परिषद। कौन सी, GST परिषद। किसके अंतर्गत काम करती है, जो कैसी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक। कौन सी है, संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, अब इसकी दर की बात करें तो दर का निर्धारण कौन करता है, जो हमारी GST परिषद है, यही क्या करती है, GST की दरों का निर्धारण करती है। ठीक है, कौन कितनी है, 5% की एक दर है, एक 12% की है, एक 18% की है और एक 28% की दर है। ठीक है, जो 28% की दर है ये लगाई जाती है लग्जरी सामान पर, और जो 5% की दर है वो लगाई जाती है बेसिक नीड पर। तो जो हमारा दूध है और ब्रेड है ये क्या है, बेसिक नीड में शामिल है, तो दर क्या होगी, 5% होगी। क्या होगी, 5% होगी। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या है? तो जो IRENA है ये है अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। क्या कहती है? अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? IRENA का कार्य होगा। इसमें थोड़ा सा एक और चीज है IRENA में, एक चीज इसमें और है, बता देता हूं मैं आपको। इसका काम है यह देशों के टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 2009 में इसकी स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? अबू धाबी में है। हेड ऑफिस कहां पर है? अबू धाबी में, अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो सदस्य देश हैं, क्या है? सदस्य देश हैं, इनकी संख्या है 167। कितनी है? 167 की संख्या है। 169 इनके देशों की संख्या है। किसके? IRENA अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अबू धाबी में है। स्थापना 2009 में हुई थी। और सदस्य कितने हैं? 167 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। क्या है? भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर के दिन, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा क्या बनाया, क्या किया था? हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, इसलिए हिंदी को हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, इसे भी याद कर लो। इंजीनियरिंग 15 सितंबर, कितना? 15 सितंबर। और राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी, कितना? 25 जनवरी। तो आप इसे भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो तुगलकनामा पुस्तक है वो किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। किसने? तुगलकनामा किसने लिखी है? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक है, इनकी पुस्तक है किसकी? अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है? तुगलकनामा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा हुआ है एक क्वेश्चन, बचा हुआ है लास्ट वाला, उसे भी हम देख लेते हैं। क्या है लास्ट में क्वेश्चन? क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस देश में, किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आंसर है खेल। क्या है? खेल। दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है, क्या है? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें क्या प्रदान किया जाता है? पदक प्रदान किया जाता है। पदक और एक ब्लेजर, क्या? ब्लेजर और स्मारक चिन्ह। क्या? स्मारक चिन्ह। इसमें क्या रहता है? स्मारक चिन्ह में जो अर्जुन रहता है, अर्जुन जो थे, अर्जुन की फोटो रहती है तीर को दागती हुई। ठीक है, किसे प्रदान किया जाता है? जो हमारे क्या है? खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कौन से वाले? जिन्होंने 3 वर्ष से लगातार 3 वर्ष से क्या किया है? बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या है? बेहतर प्रदर्शन किया है। कितनी राशि दी जाती है? मैंने तो बात की है राशि की है, तो राशि दी जाती है कितनी? इसमें पहले दी जाती थी 7.5 लाख, लेकिन अब देने जाने लगी है कितनी? 15 लाख रुपए। कितनी? 15 लाख रुपए। ठीक है, कितने लोग को दिया जाता है? तो इस बार 32 लोग को दिया गया। जो 32 खिलाड़ी थे उनको दिया गया। उनमें से उसमें जो पैरालंपिक वाले हैं, मतलब कि जो पैरा खिलाड़ी हैं, तो उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो जीत हमारी अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा मतलब कि यूपी पुलिस का पेपर था सेकंड शिफ्ट का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जाके इसे
डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। साथ में हमारे चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।